नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के सामने आज मैं उपस्थित हूँ अपनी यूनिट 3 लेके भारत के संविधान की, जिसमें हम लोग, आपको पता है कि भारत के संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे। इस बार हम लोग पिछली क्लास से आगे चलते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार या भारत परिषद अधिनियम पे बंद की थी, और आज उससे आगे हम चल के भारत सरकार अधिनियम पे चलते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहे जाते हैं। ये मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू उस समय भारत सरकार के सचिव थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्रियन, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। तो इन लोगों के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। इन लोगों का योगदान था इस अधिनियम को जारी करने में। अब कुछ कोर रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन थी इस एक्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। सबसे पहली जो बात कही गई थी कि सचिव के कार्य को हल्का करने के लिए, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काम को कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर का पद क्रिएट किया गया। एक हाई कमिश्नर की पोस्ट तैयार की गई ताकि वो उनके काम का बोझ जो है कम हो सके। पहली बार फ्री इंडिपेंडेंट डोमेनियन स्टेटस देने की बात की गई, मतलब स्वशासन की बात की गई। अब तक के जो चार्टर थे या अब तक के जो इंडियन काउंसिल के जो एक्ट थे, उसमें कभी भी स्वशासन की बात नहीं की जा रही थी। स्वशासन मतलब स्वयं से शासन, तो इसमें स्वशासन की एक बात की गई। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शब्द आया शासन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अर्थात अब ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये शब्द पहली बार प्रयोग में लाया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए, इसके थ्रू शुरू किए गए। इससे पहले अगर हम पूछे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुई, तो इससे पिछले वाले में 1909 में। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1909 में और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 में। आगे आए तो ये अपना सांप्रदायिक दायरा अंग्रेज अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, पार्लियामेंट्री सुधार में मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया गया और उनको अलग से मताधिकार और निर्वाचन प्रणाली का क्षेत्र दिया गया। अब वो दायरा बढ़ा के सांप्रदायिक आधार पे सिखों को भी निर्वाचन प्रणाली से जोड़ा गया 1919 के अधिनियम में। अर्थात सांप्रदायिक अधिकार पे आधार पे सिखों को कब अलग से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलॉट करने की बात की गई 1919 के अधिनियम से। इसके बाद जैसे हमने आगे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफ़ी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सॉरी। द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में, सेंटर में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। अर्थात लोअर हाउस और अपर हाउस, जैसा आज आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोगों का, लोकसभा राज्यसभा जो होता है वैसा ही कुछ धुंधला सा एक ताना बाना उस समय बुना गया था, जिसमें जो अपर हाउस उसको राज्य विधान परिषद कहा गया और जो लोअर हाउस हमारा है उसे विधानसभा कहा गया। लोअर हाउस और अपर हाउस, लेकिन मुख्य जो पकड़ थी सत्ता पे वो विधानसभा की थी। विधानसभा के जो सदस्य थे से उनकी थी, मतलब अंत में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पे उनकी सहमति होना बहुत लाजमी होती थी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि बजट पे स्वीकृति, बजट पास करने का अधिकार लोकसभा को था, सॉरी लोकसभा जैसी विधानसभा को था, जो कि आज की लोकसभा जैसा ही कुछ था, लोअर हाउसेज। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वैध शासन पद्धति भी शुरू हुई। देखिए, द्विसदनात्मक भी और द्वैध शासन भी प्रांतों में। कहाँ पे? प्रांतों में, केंद्र में नहीं, प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति शुरू की गई। मतलब क्या कि प्रांतों में कुछ कार्यों पर कुछ अधिकार क्षेत्र वहाँ की प्रांतीय सरकार को दिए गए और कुछ अधिकार क्षेत्र केंद्रीय सरकार को दिए गए। तो मतलब एक प्रांत में द्वैध शासन हो रहा है ना, दो दो प्रकार की गवर्नमेंट अपना कार्य कर रही हैं। इसमें कुछ क्षेत्र केंद्र सरकार के पास थे, जैसे कि राजस्व हो गया, वित्त हो गया, पुलिसिंग हो गया, और कुछ क्षेत्र, कुछ अधिकार, कुछ शासन के अधिकार बांटे गए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो ये हो गया द्वैध शासन पद्धति, प्रांतीय स्तर पे शुरू की गई 1919 में। और कहा जाए कि इस पद्धति के, द्वैध शासन पद्धति के जनक क्यों थे या फादर कौन थे, पिता कौन थे? तो लियोनोन कार्टेस। लियोनोन कार्टेस को द्वैध शासन पद्धति का जनक माना जाता है।
आगे चलते हैं। आज मैं आप हम सब जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं लोक सेवक बनने के लिए, तो लोक सेवा का गठन यहीं से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन कब आया इंडिया में? पब्लिक सर्विस कमीशन आया 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्लियर हो गया आप लोगों को? सबसे नीचे महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो आज पद है, उसको कैग की नियुक्ति का अधिकार अब गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया गया। मतलब क्या? भारत का सचिव अब महालेखा परीक्षक को चुन सकता था भारत के लिए। समझ गया? महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, ये ज़्यादा मैं इसमें सिर्फ मैंने पॉइंट फॉर्म में इसलिए दिया है ताकि आप, इसमें से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पे से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कंटिन्यूसली आए हैं और आते रहेंगे। आपका चाहे द्वैत शासन हो चाहे द्विसदनात्मक हो, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्तरदायी शब्द यूपीएससी में आया हुआ है। डोमिनियन स्टेटस पे लगातार क्वेश्चन आए हैं। हाई कमिश्नर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। अब ये 1919 में हो गया। देखिए भारतीयों की क्या मांग थी? भारतीयों की मांग थी कि हमें स्वशासन दिया जाए ताकि हम अपना शासन करेंगे। हमारी मांग ये है ज़्यादातर बातों में, और कुछ रियायतें चाहते थे। लेकिन भारतीय नेताओं में ये को इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे वो उनको खुश होने का मौका मिल सके। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं जी, ये तो सफल होगा नहीं, क्योंकि ये जो द्वैत शासन था ये भी कामयाब हुआ अन्य प्रांतों पे, और भारतीयों का विरोध था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर इस अधिनियम की रिवीजन 10 साल में हम करेंगे, 10 साल बाद इस अधिनियम की हम रिवीजन करेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। तो लेकिन भारत में बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए ये रिवीजन 10 साल से पहले ही काम शुरू हो गया। आपने नाम सुना होगा सर जॉन साइमन का। साइमन कमीशन बड़ा फेमस था, 1927 में आया था। तरीके से तो 1919 में 29 में आना था, लेकिन आ गया 1927 में। सर जॉन साइमन की समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था। विरोध का सबसे बड़ा कारण, कोई भी भारतीय था ही नहीं। वह भारत आए किसकी रिवीजन के लिए, किसकी पुनर्वीक्षा के लिए? 1919 के अधिनियम के लिए, कि यह अधिनियम कितना कामयाब हुआ है, क्या इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है, अगर है तो क्या है। सर जॉन साइमन की कमेटी पूरे देश में घूमी और जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। आपको पता है कि लाला लाजपत राय इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनको मृत्यु हुई लाहौर में, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ जिसके कारण अंत में उनकी मृत्यु हो गई और साइमन कमीशन को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। अंत में साइमन कमीशन ने अपनी कुछ रिपोर्टें दी और कुछ सुझावों के साथ नए कानून की या नए संविधान की ज़रूरत महसूस की। उस समय भारतीयों का मुख्य विरोध था कि साइमन कमीशन के पैनल में हम क्यों नहीं हैं, इंडियन क्यों नहीं है, अपना इंडियंस को कानून पे बनाना है तो इंडियन क्यों ना हो। तो उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड उस समय इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। वो लोग एक बोलते हैं ना कि मिथक में जीना, ब्रिटिश लोग अपने आप को स्वयं ही सब चीज़ों को समाज सुधारक मानते थे। वाइट मैंस बर्डन की फिलॉसफी कही जाती है। वो लोग स्वयं सोचते थे कि हमसे सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। तो उन्होंने भारतीयों को चैलेंज दिया कि आप लोग में अगर आप लोग इस लायक हैं कि आप लोग संविधान बना सकते हैं तो चलिए ठीक है, अब बना के दिखाइए। उन्होंने सामने क्लियर उनको मौका दिया, भारतीयों को बोला एक ताने के रूप में या एक चुनौती के रूप में कि आप अपना संविधान बनाइए, देखते हम क्या करते हैं आप। इनकी लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को किसने पकड़ा? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। पता है आपको, एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। 1925 में उन्होंने खैर स्वराज पार्टी बना ली थी, लेकिन बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वो कानूनी जानकार थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई, नेहरू कमेटी, जिसके अंडर में उनके अलावा 10 लोग और थे, और इस कमेटी ने कार्य करना शुरू किया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना ली और इस रिपोर्ट में जो भी उनको ज़रूरी चीज़ें लगी वो दिए। जैसे मूल अधिकार था, स्वशासन की बात की गई, कई ऐसी चीज़ें डाली जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट चिढ़ गई। और जब उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट कहलाई। हजारों बार रूटीन क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने दी थी, तो ज़्यादातर में ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू मारते हैं हम लोग, वो कभी नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू होगा। किससे संबंधित थी? किसी भारतीय की पहली संविधान बनाने की कोशिश, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1928 में ये रिपोर्ट सौंपी मोतीलाल नेहरू ने और उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी फेंक दी। वो तो होना ही था। उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये इस रिकमेंडेशन को नहीं मानते, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन
उनको समझ में आ गया था कि फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हो गए। गोलमेज सम्मेलन में भी विवाद होता है कि हमें भाई स्वशासन की बात कंटिन्यूसली उठ रही थी, तो उनको लगा कि अब हमें कुछ थोड़ा एलेबोरेट करके एक कानूनी दायरा देना पड़ेगा भारत को अगर लंबे समय तक राज करना है तो सॉरी। इसके लिए 1933 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और जिस कमेटी के सुझाव पे भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है लॉर्ड लिनलिथगो की कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब एक चीज बता दूं, ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था एक प्रकार से इतना विस्तृत संविधान था कि भारत ने आज़ाद होने के बाद लगभग 2/3 इसको एज इट इज़ ले लिया। इसमें भारत के शासन को चलाने के लिए कई अच्छी चीज़ें बनाई गई थी जिसको कि आज़ादी के बाद जब भारतीयों ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की तो इसे हटा नहीं सके और इसको अपनाया, काफ़ी कुछ अपनाया। ये कितना विशाल था इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। 321 अनुच्छेद थे इसमें, 321 अनुच्छेद के साथ 10 अनुसूचियाँ और 14 पाठ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो संविधान था लगभग उसके बराबर में ही था ये, और इसमें वाकई में कुछ मजबूतियाँ थी जिससे आज तक हमारा देश चल रहा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ क्वालिटी रहे होंगे। देखिए ये अंग्रेज़ों के जो भी आप ये अधिनियम देख रहे हैं ये कमज़ोर अधिनियम नहीं थे। आज भी हमारे देश में 150 से 200 से ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश काल के चल रहे हैं और हमारा देश उनसे 70 साल से रन कर ही रहा है। हाँ, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, नो डाउट। तो यह अधिनियम आ गया आपका 1935 का। अब इसमें क्या क्या हुआ? पहली बार संघीय सरकार की स्थापना हुई, फेडरल सिस्टम की स्थापना हुई। संघीय सरकार मतलब क्या? अलग अलग प्रांतों का एक संघ, समझ गए? केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू होने की बात की गई। अगला, प्रांतों को ऑटोनॉमीज देने की व्यवस्था की गई। मतलब क्या? पहला वाला द्वैध शासन क्यों फेल हो गया था? प्रांतों को इतने अधिकार ही नहीं दे रही थी सरकार, केंद्र सरकार का दखल बना हुआ था। तो प्रांतों को ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, उनका कार्यक्षेत्र छोड़ा था कि भाई आप भी कुछ नीतिगत फैसले ले सको। उनका कार्यक्षेत्र उनके हाथों में छोड़ा, कुछ ढील दी ताकि वो भी कुछ फैसले ले सकें और शासन में उनकी भागीदारी हो। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ पहुंच गई? प्रांतों में भी पहुंच गई 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम के तहत ही पहली बार देश में अंतरिम सरकार बनी 1937 में। आपको पता है 11 प्रांतों में इसके अंतर्गत चुनाव कराए गए थे 1935 के संविधान के तहत ही। 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। कई प्रांतों में 6 प्रांतों में लगभग कांग्रेस अपने दम पे आ गई थी, 2-3 प्रांतों में शायद गठबंधन करके आ गई थी और 2 प्रांतों में अलग अलग लोगों की सरकार बनी थी। तो ये लैंडमार्क था, ऑफकोर्स लैंडमार्क था। इसमें हमारे पहले इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं और भारत परिषद को खत्म कर दिया गया। इंडियन काउंसिल का इफेक्ट अब खत्म कर दिया गया। मतलब क्या था? अब वहाँ बैठा हुआ कोई पार्लियामेंट्रियन भारत का शासन ऑब्जर्व नहीं करेगा। जो देश में गवर्नमेंट बनेगी, जो देश की केंद्रीय सत्ता होगी, अब उसको ज़्यादा भागीदारी दी गई। आप समझ रहे हैं? कुछ थोड़ा सा स्वशासन का पुट दे दिया गया हमको, थोड़ा सा स्वशासन इसमें दिया गया। बताया मैंने आपको, पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए और इसके बाद तो विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और विश्व युद्ध शुरू होते ही भारत में एक बार पुनः, जैसे विश्व युद्ध शुरू हुआ, हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया, सारी जगह से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां होनी शुरू हो गई। और उसके बाद अगली क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको कि संविधान के लिए क्या क्या हुआ और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की कमेटी का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद हमने किस तरह से 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अंगीकार कर लिया। तो आज की क्लासेस में आपका ये 2 एक्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। जितने भी इस बोर्ड पे क्वेश्चन हमने लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पॉलिटी में कहावत होती है कि पॉलिटी गलत करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होता है। पॉलिटी क्वेश्चन सीधे आते हैं, अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर डाउनलोड करके भी आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। अगर कोई बात मेरी मिस हो गई हो, कुछ कमी है मुझ में, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, औरों को भी बताएं। जो भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं, जो भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ उनको बताएं ताकि जो हम एक यज्ञ कर रहे हैं उन तक ये फल पहुँचे। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।